So good evening. So this is a new lesson, right? So we are going to deal with a new chapter, respiration in plants. Okay. There are only 3 topics in this chapter. How aerobic respiration is done, how anaerobic respiration is done, and finally you have to study electron transport system also. Okay. So to begin with, you just say what all things you know about nutrition. Okay. Why do we eat food? मोटा होने के लिए, पेट भरने के लिए, फिर energy, okay, to obtain energy. That's the correct word. Okay, what is the energy currency in our body, Jian? What form of energy we have? जैसे कि एक पंखा से विंड एनर्जी आते हैं, इसी तरह हमारे अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर नहीं बताया. स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सा है? ATP. Adenosine triphosphate is the energy rich compound, energy currency of our body. Okay, which is the powerhouse of the cell. वो तो तुमको पता होगा, mitochondria. So ATP powerhouse में बनता है, जैसे energy powerhouse में बनता है, तो इसी तरह ATP mitochondria में बन रहा है. Okay, so the basic things you know, energy currency is ATP. हम क्यों nutrition लेते हैं? To obtain ATP. And वो कहाँ पे होता है? Energy production mitochondria में. बस ये 3 चीज है तो foundation strong हो गया. समझा? अभी 4th क्वेश्चन. What are the nutrients we obtain from food? Already 3 चीजें बोर्ड में है, वो 3 पहले ही बोलो. कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स बोलते हैं हम, प्रोटीन्स, फैट. ये 3 मेनली होता है. ओके, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे दाल चावल खाना पसंद है, तो चावल से मुझे क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट. चावल से प्रोटीन ही मिलता है, सीरियल है ना, तो सीरियल से हमें कार्ब्स मिलता है, जो भी हो, राइस हो, व्हीट हो, बाजरा, मेस रहता है ना, तो ऑल काइंड ऑफ सीरियल से वी आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट्स. एंड दाल प्रोटीन है, ऑल काइंड ऑफ मूंग, चना, पी, लेग्यूम प्लांट्स, सब कुछ, अंडा, मीट, सबसे हमें प्रोटीन्स मिलता है. सो प्रोटीन इज द सेकेंडरी चॉइस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. प्राइमरी चॉइस तो मेन तो हम क्या खाते हैं? मेन वो ये दाल सब करी के रूप में ही खाते हैं ना, ओनली भी साइड डिशेस है. मेन कोर्स क्या रहेगा? हमेशा में एक सीरियल का कुछ डिश ही रहता है, मेन डिश. सो दैट्स व्हाई वी नीड कार्बोहाइड्रेट मोर टू मेक एनर्जी. ओके, ठीक है, ये 2 हो गया. एंड ये सब प्रिपेयर करने के लिए हम ऑयल यूज करेंगे, घी, बटर जैसा कुछ यूज करेंगे. ओके, सो वी ऑलरेडी हैव ऑयल इंक्लूडेड इन आवर डाइट. ये ऑयल से हमें फैट भी मिलता है. समझा? सो दीज 3 थिंग्स आर इनएविटेबल फॉर ए बैलेंस्ड डाइट. ओके, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? ये 3 चीजें, न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में अगर हम ले रहा है, तो इनटेक कर रहा है, तो वैसा एक मेन्यू बनाया, तो देन दैट डाइट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. ओके, सो इसके अलावा, ये तीनों के अलावा भी न्यूट्रिएंट्स होता है. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल से और फ्रूट से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स मिलता है. ए से लेके के तक वाइटामिन्स रहता है ना, ए बी सी डी ई और के, इतना वाइटामिन्स मिलता है. देन वाइटामिन्स के अलावा क्या मिल सकते हैं? वी हैव फाइबर्स इन आवर न्यूट्रिएंट, as a nutrient in our food. One more thing, मिनरल्स भी मिलता है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो हमारा बॉडी के लिए चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे. ओके, सो फूड से हमें इतना चीजें मिल रहा है, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए मिनरल, विटामिन और फाइबर यूज नहीं कर सकते, ये तीनों ही यूज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दीज 3 न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम द फूड. ओके, अभी देखो कार्बोहाइड्रेट अगर प्लांट है तो प्लांट का ही फूड खाते हैं ना मेनली हम, तो प्लांट बेस्ड फूड में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? साक्षी, प्लांट कौन सा फॉर्म में खाने को स्टोर कर, खाने को कौन सा फॉर्म में बनाते हैं वो पता होगा ना? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट. ओके, यू आर राइट, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. एंड डू यू नो व्हिच फॉर्म में वो बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, राइट? बोलो. 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll give what?
द मेन फूड क्या है साक्षी? इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज नहीं, हाँ इसके अलावा दो चीज और बनाते हैं ना, 6 ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, 6 H2O भी वेपर के फॉर्म में रिलीज करते हैं. सो दीज थ्री आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू का जरूरत पड़ेगा हमारा? फाल्गुनी बोलो, ट्रांसपोर्टेशन. विच टिश्यू से? फ्लोएम से. वेरी गुड. फ्लोएम से ग्लूकोज को ट्रैवल कर सकते हैं क्या? तुम बोलो. हैं? कब से ग्लूकोज इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट? एंड उसका रीजन बता सकते हो? इफ नीट में एक असर्शन रीजन सवाल में आया कि वी कांट, प्लांट्स कांट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज थ्रू फ्लोएम. रीजन सही, वो स्टेटमेंट तो सही है, रीजन क्या होना चाहिए? ट्रू रीजन क्या होगा जियान? बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में हम पढ़ा है, ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स पहले मैंने ही लिया था. आई टोल्ड यू दैट मोनोसैकेराइड्स आर डैश शुगर्स एंड देयर इज अ शुगर which is non reducing. Yes, sucrose. मोनोसैकेराइड तो reducing शुगर है, डाइसैकेराइड में खाली सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग है. तो ये सुक्रोज के रूप में ट्रैवल कर सकते हैं फ्लोएम से. सो फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ये याद रखना, ये पूछने का चांसेस है. देन स्टोर करते हैं. कहां पे स्टोर करता है? चाहे लीफ में बनाते हैं ना, किचन ऑफ द प्लांट्स इज लीफ. एंड कहां पे स्टोर करते हैं? इट कैन बी स्टोर्ड इन रूट. दूसरे लीफ में स्टोर कर सकते हैं, लीफ मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज. ऑनियन, उसका स्केल लीफ तो स्टोरेज है. देन स्टेम में स्टोर कर सकते हैं. ओके, फ्रूट्स में फूड स्टोर कर सकते हैं, सीड्स में स्टोर कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड कैन बी स्टोर्ड. स्टोर कौन सा फॉर्म में कर सकते हैं? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड. एक पोटैटो इमेजिन करो, उसमें क्या मिलेगा? शुगर. कौन सा शुगर? यस, स्टोर्ड फॉर्म, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सिंगल टी है, स्टार्च. ओके, एंड तुम लोगों को ये भी पता होगा कि स्टार्च को कैसे हमें टेस्ट कर सकते हैं. अगर कुछ प्लांट पार्ट्स में स्टार्च है क्या, वो कैसे पता चल जाएगा? विच सॉल्यूशन डालना पड़ेगा? टिंक्चर आयोडीन तो एंटीसेप्टिक है. आयोडीन सोल्यूशन, हाँ, बस आयोडीन सोल्यूशन डालना पड़ेगा. सो आयोडीन सोल्यूशन डाला तो पर्पल ब्लैक कलरेशन, ब्लू ब्लैक कलरेशन आ जाए. जैसे मयूरेश की टी शर्ट की यहाँ पे जो कलर है ना, दैट्स कलर, वो कलर में मिलेगा वो पार्ट. So if the color is changing to blue black coloration after the addition of what? After the addition of iodine solution, then it is the conformation of starch. Okay, तो वैसे starch रहता है, राइस, चपाती, सब कुछ में starch रहता ही है. तो हमने starch खाया. Okay, who is the enzyme? Which is the enzyme present in our mouth to digest this? ये सब कनेक्टेड है. हाँ, वेरी गुड. सलाइवरी अमाइलेज. अगर हमने स्टार्च खाया तो खाने के बाद सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम किसी को पता है? एनीबॉडी नो दिस? सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम पी से शुरू होता है लेकिन पी साइलेंट है. पी टी वाई ए एल आई एन, टायलिन. पी टी वाई ए एल आई एन, टायलिन. It is the another name for salivary amylase. Okay, so saliva में ये एंजाइम रहता है. ये स्टार्च को कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करता है? अनन्या, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया तो क्या मिलेगा? जैसे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया तो अमाइनो एसिड्स मिलता है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलता है. स्टार्च को ब्रेक डाउन किया तो क्या मिलेगा? स्टार्च इज ए पॉलीमर. उसका मोनोमर पूछ रहा हूं मैं. ग्लूकोज. यस, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज की पॉलीमर कौन रहेगा? सेल्यूलोज रहेगा ना. सो अल्फा डी ग्लूकोज, राइट. यस, सो ग्लूकोज मिलता है. सो देखो हमारा 3 चैप्टर्स का मिलन देख सकते हैं इसमें. फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, डाइजेशन वाला चैप्टर, देन बायोमोलिक्यूल्स. सो सारा चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है. ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा तो पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा एंड वी विल नॉट फॉरगेट इट ऑल्सो. ओके, एनीवे इधर तक समझा कि पेट में अभी ग्लूकोज अवेलेबल है, इंटेस्टाइन में जाके वो अब्सॉर्ब होता है एंड ब्लड में आ गया. अभी तुम लोग बताओ, ब्लड में ग्लूकोज आया
वो तो पता रहेगा ना, इंटेस्टाइन में विलाई रहते हैं, विलाई विल अब्सॉर्ब इट एंड गिव इट टू द ब्लड। तो ग्लूकोज अभी ब्लड से ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे करके करके नाउ द ग्लूकोज इज रेडी टू डिलीवर इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो सेल की साइटोप्लाज्म में अभी रहता है ग्लूकोज, करेक्ट। तुम लोग बताओ, ब्लड में भी ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज की लेवल हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक इट विल बी 80, ब्लड प्रेशर का 80 120 है ना, इसी तरह 90 140, दैट रेंज में, 140 नहीं, 120 के ऊपर है तो डायबिटीज होता है। तो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में ग्लूकोज का। हु मेंटेन्स दिस? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये बताओ, ग्लूकोज अगर ब्लड में ज्यादा है तो वो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करना है? जैसे मैंने अभी बोला, प्लांट्स में स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं ग्लूकोज, एनिमल्स में कौन सा फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर करना पड़ेगा? इंसुलिन विल कन्वर्ट स्टार्च टू, सॉरी, ग्लूकोज टू विच फॉर्म? ग्लूकोज को इंसुलिन कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करता है? पता नहीं? अनदर शुगर, अनदर पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड कॉल्ड ग्लाइकोजन। जैसे प्लांट्स में स्टार्च है, इसी तरह हमारा स्टोर्ड फूड है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन कौन सा ऑर्गन्स में पाए जाते हैं? ग्लाइकोजन कौन सा ऑर्गन्स में रहेगा? नहीं, इंसुलिन बनाते हैं पैनक्रियास, लेकिन इसका एक्शन दूसरे ऑर्गन में है, लिवर और मसल्स। ब्रेन में भी हो सकता है, लिवर मसल्स में रेडिली अवेलेबल रहेगा ग्लाइकोजन। जब भी हम फास्टिंग है, फास्टिंग टाइम में क्या रहेगा? ब्लड में ग्लूकोज ड्रॉप होगा, तब जरूरत पड़ता है ब्लड में ग्लूकोज को, तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा ना, ग्लूकोज को वापस ब्लड में रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लिवर और मसल्स में जो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके, लाइसिस करके ग्लूकोज वापस ब्लड में देना पड़ेगा। हु गिव दिस? हु डू दिस? ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन, हु डू दिस? इंसुलिन का ऑपोजिट जो अल्फा सेल बनाते हैं पैनक्रियास की। देखो, ये 4th चैप्टर का इंटरप्शन आया है यहाँ पे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वो चैप्टर पढ़ा है ना हार्मोन्स का। 11th साइंस स्टूडेंट्स विल स्टडी इट इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, glucagon. Glucagon is the hormone which convert glycogen to glucose. Glucose. Glycogen to glucose is converted by glucagon. Anyway, ये तो चलता ही रहता है। ब्लड में थोड़ा लेवल में मेंटेन करने के लिए सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। अगर ब्लड में कम पड़ा तो ग्लूकोज वापस ब्लड में आ जाते हैं। सो एनीवे, देयर इज ग्लूकोज इन द सेल एंड ब्लड। ये चीज तो समझा है। नाउ फोकस इन अ सिंगल सेल। एक सेल के अंदर अभी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहता है। बोलो कुछ सेल ऑर्गेनल्स। अनदर चैप्टर आया यहाँ पे, सेल ऑर्गेनल्स की चैप्टर पढ़ा है ना। सेल में प्रोमिनेंटली क्या रहता है? आई एम ड्रॉइंग एनिमल सेल, इसलिए मैंने एक ही आउटलाइन ड्रॉ किया। इफ आई एम ड्रॉइंग ए प्लांट सेल में 2 आउटलाइन ड्रॉ करना है। कौन कौन सा रहेगा वो 2 आउटलाइन जियान? सेल वॉल बाहर और सेल मेम्ब्रेन अंदर। यहाँ पे एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन ही ड्रॉ करना है। एनिमल सेल्स डजंट हैव सेल वॉल। या तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहता है। ओके, रहने दो, मैं एक ही क्रोमोसोम ड्रॉ किया, बट यू नो वी हैव 46 क्रोमोसोम। ओके, देन व्हाट अबाउट आउटसाइड? न्यूक्लियस की बाहर एक पूरा साइटोप्लाज्म में स्पैन करते हो, दिस इज साइटोप्लाज्म, दैट यू नो राइट? साइटोप्लाज्म पता है ना? The fluid filled cavity, the space inside the cell, that is known as cytoplasm. It's like a swimming pool, water. Swimming pool में जो water है उसकी तरह रहेगा। Swimming pool एक cell imagine करो, उसमें हम tubes डालते हैं ना to protect ourselves without sinking। वो tubes देखा है ना, circular, वो tubes की तरह cell organelles रहता है वहां पे। तो ऐसा एक cell organelle है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो 2 प्रकार का होता है, RER, SCR, वो सब कुछ उस चैप्टर का बात है। Then there are Golgi bodies, right? गोल्गी बॉडीज रहता है, वेसिकल्स विथ वेसिकल्स, वेसिकल्स में पैक करके डिस्पैच करते हैं सेल के अंदर बाहर, सब कुछ एक कोरियर सर्विस कर रहा है। कौन? गोल्गी बॉडीज, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द मटेरियल्स। देन देयर आर लाइसोसोम्स आर देयर, है ना। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है। सेल को कभी भी मरने का इच्छा हो गया, मतलब इट ऑलरेडी पूरा अच्छे से उसका फंक्शन सब किया है, नाउ इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द फंक्शन वेल, बॉडी से वो डिसअपियर करना है, तो वो अपने आप सेल सुसाइड कर सकते हैं। सो इसको सेल डेथ बोलते हैं ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी अपोप्टोसिस बोलते हैं।
को करने के लिए लाइसोसोम चाहिए। ओके, ये तीन छोड़ो, बाकी क्या है? राइबोसोम्स आर देयर। राइबोसोम्स तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रहता है एंड एक ऐसे लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट के रूप में साइटोप्लाज्म में भी रहता है। फिर न्यूक्लियस तो मैंने पहले ही ड्रॉ किया ना, ये वाला न्यूक्लियस था। ओके, एंड अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल है तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है? ऐसे। वी हैव इन्वाजिनेशंस दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे रहता है ना, फिंगर लाइक इन्वाजिनेशंस। सो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है सेल के अंदर, एक नहीं बहुत सारे रहता है। ओके, इसके अलावा भी है, प्लांट सेल है तो वॉक्यूल बड़ा रहता है, एनिमल सेल्स में स्मॉल वॉक्यूल रहता है। देन सेंट्रोसोम रहता है एनिमल सेल में, सेल डिवीजन के टाइम में सेल क्रोमोसोम्स को खींचने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। तो अभी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज, देयर आर ग्लूकोज फ्रीली रोमिंग इन दैट स्विमिंग पूल। अभी ये ग्लूकोज को ब्रेक करके हमें एटीपी बनाना पड़ेगा। From one single glucose, we can produce a maximum of 38 ATP. कितना ATP बना सकते हैं? 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना सकते हैं। और वो उतना इजी प्रोसेस नहीं है, उसके लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। The first step happens in the cytoplasm. First step happens in the cytoplasm. Location किधर रहेगा? Anywhere inside the cell. Cytoplasm. Second step happens inside the matrix of mitochondria. This is the matrix, एकदम inner side में. Okay. Third one happens in the inner membrane of mitochondria. Okay. So ऐसे mitochondria में second and third step चलता है, cytoplasm में पहला step करता है। वैसे 3 step के end में हमें 38 ATP मिलता है। So in today's lesson we will be discussing about what are the 3 steps to make 38 ATP from 1 mole of glucose. रेडी? पूरा इंट्रोडक्शन समझा? कौन सा चैप्टर से ट्रैवल करके यहां तक आया? ओके, यस। तो वैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारा। अभी देखो, सारा ऑर्गेनिज्म को ऐसे 3 स्टेप करके एटीपी बना नहीं सकते, बिकॉज इवन इंडिविजुअल होके भी हमको डिफरेंसेस रहता है। इसी तरह देयर आर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नॉट एबल टू डू एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको ये 3 स्टेप कर नहीं सकते। पहला स्टेप सबको कर सकते, दैट मींस जो साइटोप्लाज्म सबको है ना, तो हो सकता है। And the second step, that is sometimes कुछ जैसे ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होता है, ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइटोप्लाज्म में ही होता है सेकंड स्टेप। अगर ह्यूमन सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए था ना, ईस्ट में किधर होता है? साइटोप्लाज्म में ही हो जाते हैं दैट सेकंड प्रोसेस। तो फिर प्रोडक्ट अलग रहेगा, नंबर ऑफ एटीपी भी अलग रहेगा। उसको हम अनेरोबिक रेस्पिरेशन बोलता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन ही बोलना पड़ेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चल रहा है दैट इज अनेरोबिक रेस्पिरेशन। सो इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एरोबिक एज वेल एज अनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो बोलिए कौन है? हु इज दिस? माइटोकॉन्ड्रिया। पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनता है। दिस प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। वहां पे ही लिखा है स्टेप नंबर 1, मैं बोला ना 3 स्टेप रहता है हमारे अंदर। स्टेप नंबर 1 का नाम बोलो, सब एक साथ बोलो, ग्लाइकोलिसिस। ओके, स्टेप नंबर 2 के लिए वो उसको किसके अंदर घुसना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में घुसना पड़ेगा। वहां चलता है सेकंड स्टेप कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। सेकंड स्टेप का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। बोलो, क्रेब्स साइकिल। देन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ये दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन, ये व्हाइट आउटलाइन दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन में चलता है द थर्ड स्टेप कॉल्ड ईटीसी। तो फर्स्ट स्टेप पर क्या रहता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। सेकंड स्टेप क्या रहता है? क्रेब्स साइकिल। थर्ड स्टेप क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। तो ये 3 थिंग्स समझा? ये 3 थिंग्स से एटीपी बना रहे, तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको कौन सा सेल ऑर्गेनल की मदद चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन चल रहा है, तो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अनेरोबिक रेस्पिरेशन। वो ईस्ट में भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स जैसे आरबीसी एंड मसल सेल्स में भी हो सकता है। सो वी कैन ऑल्सो डू दिस अनेरोबिक रेस्पिरेशन, बट नॉट द एंटायर सेल।
not always. So हमारा few cells can do anaerobic respiration. Which are the two cells? RBC and the muscles. यहाँ पे बस muscles ही दिया है, but your general knowledge याद रखो RBC में भी ये हो सकता है. जा तो पहले देखते हैं ईस्ट में क्या हालत है, अनेरोबिकली वो क्या करते हैं. एनीवे आई टोल्ड यू दैट ग्लाइकोलिसिस तो सब में होता है. ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे भी मैंने बताया, ग्लूकोज को पाइरुवेट में साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करने को बोलता है ग्लाइकोलिसिस. दैट इज यूनिवर्सल प्रोसेस. जो जिंदा है वो सब सेल के अंदर वो चलता ही है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, हायर ह्यूमन बींग्स हो, सेल में ग्लाइकोलिसिस चलता ही है. दैट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, सब में होता है. तो वो इधर तक कॉमन है. फिर उसके आगे पाइरुवेट कांट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया इन ईस्ट. तो ईस्ट में वो साइटोप्लाज्म में ही रुक के वो अल्कोहल बनाते हैं. इसको बोलता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. एंड द अल्कोहल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल बिकॉज यू नो इट इज एथेनॉल C2H5OH यानी CH3CH2OH, एथान 1 नोड एथेनॉल. तो एथेनॉल बनाने का प्रोसेस है फर्मेंटेशन. इज इट एरोबिक और अनेरोबिक? anaerobic. Why? Because इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, and it is not happening inside mitochondria. It happens only in the cytoplasm of yeast. कहाँ पे होता है समझा? तो पाइरुवेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? अल्कोहल एंड 1 molecule of carbon dioxide. Then only balance होता है ना, because I told you pyruvate is a 3 carbon molecule. No, I didn't tell you. ग्लूकोज 6 कार्बन है. तो एक ग्लूकोज के कितना पाइरुवेट बना सकते हैं? एक 6 में कितना 3 है वो सोचो. 2. So 2 molecule of pyruvate बना सकते हैं. हर एक पाइरुवेट को एक अल्कोहल, और अभी देखो एक अल्कोहल फॉर्म किया तो 2 ही कार्बन हो रहा है. बैलेंस होने के लिए उसको और एक कार्बन कहीं पे एडजस्ट होना पड़ेगा ना. सी पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन कॉम्पाउंड. उसकी प्रोडक्ट में 2 कार्बन कॉम्पाउंड ऑलरेडी बन चुका है, अभी एक कार्बन बचा है. दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. सो 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 molecule of एथेनॉल. ऐसे 3 कार्बन बैलेंस हो जाते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल एंड एनर्जी बना सकते. एटीपी बनेगा, बट नॉट 38 तक नहीं लेके आ सकते. 38 तक आने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलना पड़ेगा. समझा? यस, विल स्टडी हाउ मच एटीपी मिलता है उसमें, देखते हैं. लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था ईस्ट में. लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे सेल के अंदर, हमारे मसल एंड आरबीसी के अंदर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इज ऑलरेडी ए 3 कार्बन कॉम्पाउंड, तो उसके साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की जरूरत ही नहीं. पाइरुवेट 3 कार्बन है तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन है. ओके, सो नो कार्बन डाइऑक्साइड बट एनर्जी बनाते हैं उसके साथ. सो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी विल बी द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं उसको. एंड इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन क्या रहेगा? मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बढ़ गया तो वो मसल क्रैम्प होते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड कंपाउंड. वो हमारे बॉडी पेन, इट कॉजेस सम मसल पेन, मसल क्रैम्प्स when we do a workout for a long time, when our muscles are working for a long time. What happens? Lack of oxygen situation arises. In such a situation, no aerobic respiration will happen. Carbon dioxide, ATP energy will not be the water vapor, that product will not be the byproduct. Instead of that, lactic acid and the ATP will be produced. Lactic acid cause you muscle pain. समझा? तो ओवरऑल आउटलाइन तुमको समझा. पाइरुवेट का 3 किस्मत रहता है, फेट ऑफ पाइरुवेट, destiny of pyruvate. Which are the 3 fate? Either it can go into mitochondria and release carbon dioxide, water vapor and ATP. This is fate number 1. इसको aerobic respiration बोलता है. वो एयर की प्रेजेंस में चलता है, वो हमारे बॉडी में चलता है. नाउ सेकंड फेट क्या है? ईस्ट के अंदर, ईस्ट की साइटोप्लाज्म में ही पाइरुवेट को अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है. ये ईस्ट में ही करता है. एंड इसको एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी एटीपी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए. एटीपी बनाते ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अनेरोबिक है. देन थर्ड फेट ऑफ पाइरुवेट हैपेंस इन मसल एंड आरबीसी सेल. उसमें लैक्टेट यानी लैक्टिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट. उसमें और कुछ प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बस एटीपी आएगा. ये 3 फेट समझा? किधर, किसमें, सब क्या नाम है वो भी समझा ना. दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन 3 स्टेप: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इस पाथवे का नाम एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, या नहीं तो अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलो चलेगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. नाउ यू आर वेल क्लियर अबाउट द 3 डिफरेंट फेट ऑफ पाइरुवेट. ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है. दैट इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर. तो ये सबको क्लियर है? कुछ डाउट है?
नंबर ऑफ कार्बन में कुछ डाउट है? 6 कार्बन ग्लूकोज से 2 3 कार्बन पायरुवेट, उसमें से अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ऑफ कोर्स 2 3 कार्बन पायरुवेट में 6 कार्बन तो रहता ही है, तो 6 CO2 बाहर आना ही पड़ेगा। इसमें कैसा है, एक पायरुवेट से एक एथेनॉल एंड 1 CO2 मिलेगा। इसमें कैसा है, एक पायरुवेट से एक लैक्टिक एसिड बनेगा। वेल क्लियर ना? बैलेंसिंग भी हो चुका है, नाम भी हो चुका है, लोकेशन एवरीथिंग यू आर नाउ वेल क्लियर। नाउ आगे हम जाएंगे, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्लाइकोलिसिस। सो वी आर बिगिनिंग, अभी हम पहले एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा सिखाता हूं मैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप नंबर 1 है ग्लाइकोलिसिस। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा अनन्या? एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप की नाम एक साइंटिस्ट का नेम से ही शुरू हो रहा है, के से, क्रेब्स साइकिल। थर्ड स्टेप क्या रहेगा नेहा? ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे, क्वेश्चन में अगर ईएमपी पाथवे आया तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इट्स द अदर नेम फॉर ग्लाइकोलिसिस। एंड यू नो EMP, ये 3 लेटर्स कैसे सेलेक्ट किया? बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सरनेम ऑफ द 3 साइंटिस्ट्स हु हैव डिस्कवर्ड दिस। गुस्टेव एम्बेडन, एम्बेडन की E, ओटो मेयरहोफ, मेयरहोफ की M, जाकुब परनास, परनास की P। तो एम्बेडन मेयरहोफ परनास पाथवे, EMP पाथवे। सो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना पड़ेगा, एम्बेडन मेयरहोफ परनास। ओके, सबसे इजी क्या लग रहा है? परनास इजी लग रहा है, एम्बेडन भी चलेगा, मेयरहोफ थोड़ा दिक्कत है, स्टिल यू हैव टू स्टडी दैट EMP। सो EMP पाथवे, एम्बेडन मेयरहोफ परनास पाथवे, ये किधर होता है? यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, तो सब में होता है जो जिंदा है। ईस्ट में, लैक्टिक एसिड में, जो भी हो, बैक्टीरिया तक, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक, सब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, अभी भी हमारे सेल में, हर एक सेल में चलते ही रहते हैं। So glycolysis is happening in every living cell. Okay. Now glucose is partially broken down into which compound? Starting compound glucose रहेगा. Yes, I agree. Glucose को किस में convert करना है? 3 carbon pyruvate. Yes. कितना pyruvate मिलेगा? जियान 1 glucose से कितना pyruvate मिलेगा? 3 6। क्या बोल रही तू? इसमें 3 कार्बन, इसमें 6 कार्बन। So how many 6 कार्बन, 3 कार्बन compounds can be formed from a 6 कार्बन compound? 2 pyruvate मिलता है। ये प्रोसेस को बोलता है ग्लाइकोलिसिस। So if you want to define, you can define it like in the cytoplasm of all living cells, glucose can be converted into 2 pyruvate molecules. This is an anaerobic process. देखो, this is the most confusing part. ये करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये सब में होता है ना, सब में होता है, मतलब anaerobic organisms में भी होता है, aerobic organisms में भी ये होता है, which means that it doesn't require energy. सेकंड थर्ड स्टेप में चाहिए ऑक्सीजन, बट फर्स्ट स्टेप में किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहता है। सो दिस प्रोसेस इज एसेंशियली अकेले, ये प्रोसेस अकेले पूछा तो दिस इज अनेरोबिक, याद रखना, दिस इज अनेरोबिक। सबको एक कंफ्यूजन है कि सिंस इट इज द फर्स्ट स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन, सब लोग क्या सोचता है, ये भी एरोबिक है, ऐसे सोचते हैं, बट इट्स नॉट एरोबिक, इट इज अनेरोबिक प्रोसेस। समझा? ऑक्सीजन की यूज नहीं चाहिए यहाँ पे। विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया अनन्या? पायरुवेट में कन्वर्ट किया। समझ रहा है ना पूरा स्टोरी? ओके, सो पायरुविक एसिड या पायरुवेट दोनों सेम है, पता है, 8 एंड इक एसिड, ओइक एसिड एंड 8 बोथ आर सेम। ओके, सोल्ट फॉर्म को हम 8 बोलते हैं, पायरुविक एसिड का सोल्ट फॉर्म पायरुवेट, मालिक एसिड मालेट, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सलेट। ओके, सिंपल। तो ऑल्टरनेटिवली में भी पायरुविक एसिड, पायरुवेट, ये सब कुछ बोलेंगे, तो तुम लोग भी क्या सोचना है, ऑल आर द सेम थिंग। ओके, 8 बोला तो भी, ओइक एसिड बोला तो भी सेम कंपाउंड है, एंड इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। हर एक पॉइंट विदाउट रीडिंग, विदाउट मेमोराइजिंग, यू कैन नाउ इजीली से ये किधर होता है, इसमें क्या प्रोडक्ट है, एरोबिक है अनेरोबिक है, किसने डिस्कवर किया, कितना कंपाउंड प्रोडक्ट में होता है, ये सब कुछ तुम लोग अभी बोलने के लिए एक्सपर्ट है। कोई भी एक पॉइंट में डाउट है तो अभी पूछो। नाउ अभी तो हमने बोला कि ग्लूकोज टू पायरुवेट कन्वर्शन, बट इट्स नॉट सो इजी। जैसे मैंने बोला, इट हैपेंस इन 10 स्टेप्स। एक स्टेप नहीं, वो 10 स्टेप प्रोसेस है। ये 10 स्टेप्स में क्या क्या, कितना इंटरमीडिएट्स आ जाएगा 10 स्टेप में? फर्स्ट ग्लूकोज रहेगा, 10th 1 पायरुवेट रहेगा, बीच में 8 इंटरमीडिएट्स रहता है, 8 इंटरमीडिएट स्टेप रहता है इसमें।
एंड हर एक स्टेप में वेराइटी ऑफ एंजाइम्स है, कभी भी एंजाइम रिपीट नहीं हो रहा है। दैट आल्सो यू नो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू वन रिएक्शन। तो 10 रिएक्शन के लिए भी टोटल 10 रिएक्शन है ना, 8 इंटरमीडिएट्स है, तो लास्ट वन और फर्स्ट वन को भी पकड़ के 10 प्रोडक्ट्स मतलब 10 सबस्ट्रेट्स आ गया है। सो देयर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ 10 enzymes also. In each step, one particular enzyme is working. Okay. तो enzymes का नाम और intermediate का नाम भी पढ़ना है, and then we have to study कुछ कुछ steps में energy use किया है, कुछ कुछ step में energy बनाया है, and we have to make a balance sheet. Balance sheet मतलब debit and credit, तो कितना profit कितना loss, ग्लाइकोलिसिस के एंड में कितना एटीपी हमको बन पाया, उसमें कितना यूज हो गया, कितना बचा है, तब बैलेंस शीट तक पढ़ा तो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है। चलो, दिस इज द 10 स्टेप प्रोसेस इन ग्लाइकोलिसिस। मेरे साथ एक बार रिपीट करो तुम लोग। ओके, फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बोलो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्सोज 1,6 बिसफॉस्फेट। टंग ट्विस्टर जैसा लिख रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अभी दो ब्रांच में डिवाइड कर रहा है। एक का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरी प्रोडक्ट का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, DHAP G3P, ऐसे बोला तो भी चलेगा, DHAP G3P। तो हाफ ऑफ द पाथवे तक वी आर क्लियर। इसको ऑल्टरनेटिवली DHAP को G3P में भी बदल सकते हैं, दैट्स इंटरकन्वर्टेबल। अभी G3P से भी आगे जा सकते हैं, DHAP से डेड एंड, उसके आगे कुछ नहीं जाएगा, DHAP की तरह। देखो DHAP के आगे कुछ नहीं है, दिस एंडस डेड एंड। इसको अगर आगे ऑक्सीडेशन करना है तो इट हैज टू गो बैक टू G3P फॉर्म एंड देन आगे जा सकते हैं। तो रास्ता यहाँ पे बंद है, यहाँ पे चालू है। G3P के आगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बोलो ना 1,3 किससे किस में गया, G3P टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बोलिए G3P टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। नाउ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, टू 3 phosphoglycerate, 3 phosphoglycerate to 2 phosphoglycerate। कितना इसे 1,3 bisphosphoglycerate, 3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, हो गया ना। 2 phosphoglycerate थे phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate, pepper, PEP, phosphoenol pyruvate। फाइनल स्टेप PEP2, PEP2 PP2 pyruvate, PP2 pyruvate। यहां तक अच्छे से समझा? ओके, सो विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन एक बार, नहीं टाइम दिया तो भी 5 मिनट दिया तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है घर पे जाके पढ़ो, बट एनीवे पढ़ना है ये स्टेप। देखिए यहां पे कुछ कुछ स्टेप एटीपी यूज कर रहा है, कुछ कुछ स्टेप में एटीपी रिलीज कर रहा है। तो वो स्टेप पढ़ने के पहले एंजाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 10 एंजाइम्स। स्टेप नंबर 1 क्या है अनन्या, स्टेप नंबर 1 में किसको किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम को यूज किया। कौन सा एंजाइम साक्षी, हेक्सोकाइनेज। सेकंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके लिए हमें फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स है ना, आइसोमर्स के बीच में आइसोमरेज एंजाइम काम आते हैं, आइसोमरेज कैटेगरी ऑफ एंजाइम। कौन सा आइसोमरेज, फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, 6 कार्बन शुगर्स है ना इसलिए। फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज से फिर क्या हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है। थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट।
फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके नाम है उसका, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये भी एक काइनेज है, पहला भी एक काइनेज है हेक्सोकाइनेज। हाँ, यहाँ पे ना ग्लूकोकाइनेज भी काम आ सकते हैं, ग्लूकोकाइनेज से दो एंजाइम्स यूज होते पीएफके। अभी दो ब्रांचेस डीएचएपी में चल गया, जी3पी में। ये वाला एक मस्त नाम है एंजाइम का, आल्डोलेज। क्या नाम है एंजाइम का? आल्डोलेज। तो हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोसाइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, आल्डोलेज। 4 एंजाइम्स हो गया, 4 स्टेप हो गया। द फिफ्थ स्टेप इज एन इंटरकन्वर्शन स्टेप बिटवीन डीएचएपी एंड जी3पी। ऐसे ये डेड एंड है ना, तो इसलिए इंटरकन्वर्शन स्टेप इज आल्सो आइसोमर्स। डीएचएपी एंड जी3पी आर आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स के बीच में भी एक आइसोमरेज एंजाइम है, इसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोस phosphate isomerase. This is the second isomerase we are studying. So we have already studied phosphohexosisomerase in the second step. Now in the fifth step we are repeating another isomerase. इस isomerase के नाम है triose phosphate isomerase. Because both of them are 3 carbon sugars, इसलिए triose. यहाँ पे hexose because both of them are 6 carbon sugar. तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा तो भूल नहीं जाएंगे. Anyway एंजाइम तो पूछने वाला ही है. You have to study that. Now G3P to 1,3-bisphosphoglycerate. ये कन्वर्शन के लिए हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जीपी फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, जीपी डिहाइड्रोजिनेज चलेगा। फिर 1,3-बिसफॉस्फो से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके लिए phosphoglycerate kinase. It's the third kinase we are studying because in the starting step hexokinase was there. The third step there was phosphofructokinase. Now coming to the sixth, seventh step there is another kinase, phosphoglycerate kinase, which converted 1,3-bisphosphoglycerate into 3-phosphoglycerate. अभी 3-phosphoglycerate से 2-phosphoglycerate में convert करना है, उसके लिए mutase, phosphoglyceromutase. बोलो मेरे साथ, phosphoglyceromutase. लास्ट 3 स्टेप्स एक बार रिपीट करो, आल्डोलेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड फाइनल स्टेप अभी क्या पढ़ा? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज और फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, फिर म्यूटेज, काइनेज म्यूटेज एंड फाइनली इन द सेकंड लास्ट स्टेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाने के लिए हमें इनोलेज चाहिए, तो काइनेज म्यूटेज इनोलेज। ओके, तुम लोग केएलई कॉलेज से है ना, केएमई पढ़ो, केएमई, काइनेज का के, म्यूटेज का एम, इनोलेज का ई, केएमई। ओके, देन फाइनल स्टेप में अगेन द फोर्थ काइनेज इज कमिंग, दैट इज पाइरुवेट काइनेज। तो टोटल 4 काइनेज है, स्टेप नंबर 1, 3, 7, 10। ओके, याद रखो। ओके, सो नाउ रेडी टू से द एंजाइम्स। ठीक है, जाने दो, पूरा नहीं बोलना है। विच आर द 4 काइनेज? फर्स्ट स्टेप हेक्सोकाइनेज, थर्ड स्टेप phosphofructokinase, सेवेंथ स्टेप ये दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, phosphofructokinase, phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate kinase एंड 10th स्टेप पर पाइरुवेट काइनेज। 3-4 काइनेज तो याद है, काइनेज क्यों बोला पता है? टेक दिस वन एज ए ब्रिज। ओके, मिडिल पॉइंट पकड़ो, मिड पॉइंट पकड़ो। फिफ्थ स्टेप ये है ना, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। इसके ऊपर की जो फेस है दैट इज कंजम्पशन फेस, मतलब एटीपी बना नहीं रहा है, हमें ऑलरेडी बना के रखा हुआ एटीपी को यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें डेबिट है, मतलब क्रेडिट कुछ नहीं है, लॉस ही हो रहा है। बिकॉज इन द यहाँ पे 2 काइनेस है ना ऊपर, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में, ये 2 काइनेस की जगह पे नुकसान हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में एटीपी को एडीपी के रूप में बदलना पड़ा, थर्ड स्टेप में भी एटीपी को एडीपी के रूप में बदलना पड़ा। नाउ यू वॉन्ट फॉरगेट काइनेस कहाँ लिखा है, वहां कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर वो मिड पॉइंट के ऊपर है तो नुकसान हो रहा है, मिड पॉइंट के नीचे 2 जगह पे काइनेस है ना, 7 एंड 10, वहां पे बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7th स्टेप में देखो एडीपी से एटीपी बना, 10th स्टेप में देखो एडीपी से एटीपी बना। तो कितना इजी याद करने में, कहां पे यूज हो गया? 1, 3, कहां पे प्रोड्यूस किया? 7, 10। व्हाट इज कॉमन? काइनेस नामक एंजाइम है, वह काइनेस का काम है एक्चुअली फॉस्फेट का ट्रांसफर करके बनाना और यूज करना।
अंडरस्टूड. नाउ द थिंग इज, आई टोल्ड यू ना, ये इंक में इरेज कर रहा हूं. आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे मिड पॉइंट जो है दैट इज DHAP एंड G3P कन्वर्शन. दैट यू एग्री राइट? DHAP इज अ डेड एंड. तो DHAP is a 3 carbon compound C3 and glyceraldehyde 3-phosphate is also a 3 carbon compound. तो आगे जाने के लिए only one is eligible. Who is that? Which 3 carbon compound is eligible to go further? G3P. Okay. DHAP को भी जाना है बेचारे, उसको भी जाना, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, वो रो रहे. तो उसको कैसे जा सकते हैं? उसको G3P में बदल के जाना पड़ेगा. सो G3P खुद का 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसराइड बनाते हैं. DHAP D3P में बदल के भी एक 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसराइड बना सकते हैं ना. द सेम कैन हैपन नीचे ऑल स्टेप्स. G3P के भी अपना 1 पायरुवेट बना सकते हैं. DHAP को भी G3P में बदल के अपना 1 पायरुवेट बना सकते हैं. मतलब ये मिड पॉइंट के नीचे सब दो मॉलिक्यूल्स पकड़ना पड़ेगा. मिड पॉइंट के ऊपर 1 मोल ही है, ये मिड पॉइंट के नीचे सब दो मोल्स है. अभी समझा कैसे 2 मोल्स आया? 1 comes from direct breakdown of G3P, another comes from the indirect, मतलब DHAP to G3P, फिर आगे जाते हैं. समझा ना? DHAP का बच्चे भी होता है, G3P का बच्चे भी होता है. तो टोटल बच्चे हर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th स्टेप तक 2 मॉलिक्यूल है. मतलब ATP बनाया तो भी एक नहीं 2 बनाते हैं. मतलब 7th and 10th स्टेप में ATP बना रहा है, वो एक नहीं पकड़ना है, 2 पकड़ना है. तब 2 ATP बन रहा है 7th स्टेप में और 10th स्टेप में. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझा? 7th and 10th स्टेप में 2 ATP कैसे बना, समझा? नाउ वन मोर थिंग पढ़ा तो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीटेड. यू नो दैट दुनिया में बहुत सारे करेंसीज रहता है. जैसे इंडिया में इंडियन रुपी है, यूएस में डॉलर है, यूके में पाउंड है. हाँ, यस. इसी तरह बॉडी में एटीपी बोला मैंने मेन करेंसी, बट देयर आर अनदर करेंसीज that is present in the body, that is NADH2 and FADH2. बट इंडिया में तो इंडियन रुपी यूज कर सकते हैं, इसी तरह बॉडी में एटीपी ही यूज कर सकते हैं. बट we have to convert NADH2 and FADH2 in the form of ATP. You have to use them if we have to use them. Otherwise, they can be present in the body as such. NADH2 and FADH2 रहता है. तो ATP के अलावा यहाँ पे one more energy compound बन रहा है. That happens in step number 6. देखा step number 6 कौन सा है? 5th है तो 6th step ये रहेगा ना. मतलब G3P2 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसराइड कन्वर्शन के बीच में GP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की साथ 2 NAD प्लस से 2 NADH2 बना. एक्चुअली एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1 NADH2 बनता है, दूसरा भी बन रहा है ना DHAP से भी जाके. सेकंड मॉलिक्यूल के लिए 1 मोर NADH2 बनेगा, तो टोटल 2 NADH2 6th स्टेप में बना रहा है. अभी एनर्जी बैलेंस शीट मेरे साथ बोलने के लिए रेडी है? ATP किधर किधर यूज किया? अनन्या, I think you look so confused. तो तुम बताओ ATP consumption, ATP used किधर? स्टेप नंबर बताओ, चलेगा? फर्स्ट एंड थर्ड. मतलब टोटल कितना ATP यूज हो गया? 1 + 1 2 ATP यूज हो गया. नाउ तुम ही बताओ ATP प्रोड्यूस्ड किधर किधर हो गया? 7th and 10th स्टेप में. ये 2 स्टेप में दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है, मतलब 4 एटीपी टोटल प्रोड्यूस किया है ना. बराबर बोला ना अनन्या मैंने? 4 एटीपी प्रोड्यूस किया. एटीपी की तरह वन मोर एनर्जी कॉम्पाउंड यहाँ पे बनाया. विच स्टेप में? कौन? वेरी गुड, यू आर लिसनिंग वेरी वेल. NADH2 प्रोड्यूस्ड. स्टेप नंबर 6. कितना NADH2 प्रोड्यूस किया? 2 ना. मिड पॉइंट के नीचे तो 2 ही है. 2 NADH2. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग. जैसे डॉलर की वैल्यू 90 रुपीज है इंडिया में, इसी तरह NADH2 का बॉडी में कितना वैल्यू मिलेगा? NADH2 दिया तो बॉडी में 680. एक NADH2 से 3 ATP. एक NADH2 से 3 ATP, मतलब NADH2 has 3 times value of ATP. ATP से भी ज्यादा है, वो ऊपर है NADH2 एक्चुअली. तो एक NADH2 से 3 ATP बना सकते हैं. समझो? तो 2 NADH2 से कितना ATP? मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 ATP. ओके, अभी डेबिट एंड क्रेडिट देखते हैं.
प्रॉफिट मतलब टोटल नेट प्रोडक्शन कितना है 6 प्लस 4 नेट प्रोडक्शन मैंने कैसे काउंट किया समझा है NADH2 से जो ATP आते हैं उसको भी मैं पकड़ना पड़ेगा सो नेट प्रोडक्शन इज 10 अभी ये बताओ नेट प्रोडक्शन 10 है लेकिन यूज किया ना इसमें ही इसी स्टेप में ही दो नुकसान हो गया है हाँ कितने का नुकसान हो गया दो मतलब अवेलेबल कितना है हाँ सो द अवेलेबल इज 10 minus 2 that is 8 ATP so keep this in mind the net ATP production total ATP production 10 है net ATP available net ATP मतलब कितना अवेलेबल है भाई पूछ रहा है net ATP is actually 8 ATP net 8 है टोटल ग्रॉस पूछ रहा है तो 10 है उसमें दो यूज किया बाकी बचा हुआ को बोलता है नेट दैट इज 10 minus 2 which is equal to 8 वेरी क्लियर राइट एक पार्ट तो हो चुका है इसमें कुछ डाउट है अभी इसमें से कोई भी सवाल आए तो आसानी से लिख सकते हैं ना अनन्या कुछ डाउट है कौन सा स्टेप में हाँ बाकी की चार और हाँ वही तो मैंने बोला 4 + 6 10 ओके पहले का दो एटीपी यूज है ना तो ये 10 से दो माइनस करो ओके ओके तुम ये पकड़ रहा है 2 इज यूज्ड 10 इज प्रोड्यूस्ड ओके मतलब तुमने 10 रुपया तुमको मिला लेकिन 10 रुपया मिलने के लिए 2 रुपए का खर्चा हुआ तो टोटल तुम्हारा कितना है imagine that you have a salary of 1 lakh but 20,000 is the expense you have what is your savings 1 lakh salary से 20,000 एक्सपेंस हुआ तो फिर कितना है तुम्हारा सेविंग 80,000 ना अब ये 1 लाख से जीरोस पूरा कट करो 10 रुपीज इज योर सैलरी 2 रुपीज इज योर एक्सपेंस व्हाट विल बी योर सेविंग 8 वही पूछ रहा है ओके अभी देखो आई टोल्ड यू दैट द फेट ऑफ पायरुवेट इज नॉट ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फिर ईटीएस करके 38 एटीपी बनाना वो सबको नहीं आता है देयर आर टू अदर फेट ऑल्सो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल फॉर्मेशन होता है ईस्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है किधर मसल में आई थिंक द स्लाइड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यू जस्ट रीड ऑलरेडी ये सब चीज मैंने बता चुका है बैक्टीरिया को भी ये बना सकते हैं हमारे अंदर मसल्स में बनता है इतना टाइम काफी है ना एंड हियर एनर्जी रिलीज होता है एंड वन मोर थिंग आई हैव टू से एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम भी होता है एक NADH2 यूज करके यू नो दैट NADH प्लस H प्लस मतलब NADH2 है उससे NAD प्लस बनाया मतलब इट्स यूसेज सो दिस इज एनर्जी कंजम्पशन प्रोसेस ऑल्सो एंड यहाँ पे इनडायरेक्टली बता है रिलीज ऑफ एनर्जी भी हो रहा है सो यू डोंट नीड टू मेंशन हाउ मच ATP इज रिलीज्ड बट यू हैव टू स्टडी ATP इन द फॉर्म ऑफ NADH2 इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूसेज भी हो रहा है तो पायरुवेट को 3 कार्बन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया इस साल का 10th बोर्ड एग्जाम में ना CBSE आस्क्ड दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कितना कार्बन है
प्रोडक्ट नहीं पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन पूछा है, तो C3 कार्बन रहता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड को लैक्टेट भी बोलता है। सेकंड, ये थर्ड फीट बोला था ना मैंने, सेकंड फीट क्या था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट की किधर, साइटोप्लाज्म में। कौन सा अल्कोहल बनता है, एथेनॉल। उसके साथ एक और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें एटीपी रिलीज होता है, उसमें NADH2 यूज भी होता है, एंड इट्स लाइक ए 2-स्टेप प्रोसेस। एंड डिड यू नोटिस्ड यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, स्टेप नंबर, एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज चाहिए, फिर एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, 2 एंजाइम्स आर देयर। ओके, सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज PDH and alcohol dehydrogenase, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे 2 एंजाइम्स का जरूरत है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, तो इसकी वजह से बैटर, डोसा, इडली, अपम जैसे फूड, ब्रेड, भटूरा, वड़ा पाव, तो ऐसे जो चीज हम बनाने की टाइम में ईस्ट डाल के फर्मेंटेशन करते हैं, सो दैट सॉफ्ट हो जाएगा, ब्रेड के बीच में होल्स आ जाएगा ना। होल्स कैसे आता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया तो बैटर में थर्मल एक्सपेंशन होता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ता है ना। हाँ, ये देखो ना, ये डायग्राम तो ऑलरेडी है, बैटर हाफ ऑफ द वेसल में ही है, लेकिन ओवरनाइट रखा तो वो ऊपर तक लेके आएंगे ना, तो कैसे एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम बढ़ाया, इन द सेंस उसके अंदर गैस डेवलप हो गया, एंड फ्राई करते टाइम में वो गैस ऊपर एस्केप होता है, द स्पेसेस लीव होल्स, तो वैसे होल्स आता है केक्स में, स्टीम वो बेक करते टाइम में वो होता है, डोसा में भी बहुत ज्यादा होल्स है, अप्पम में भी बहुत सारा होल्स है, तो ये सॉफ्ट होता है इसकी वजह से, या तो वो सब चीजें तुमको पता है। अभी मैं सेकंड स्टेप में जा रहा हूँ, सेकंड स्टेप इन द सेंस एरोबिक का सेकंड स्टेप। वी स्टडीड ग्लाइकोलिसिस, राइट, अभी चैप्टर के एंड में आ रहे हैं, वी हैव ओनली 2 थिंग्स रिमेनिंग, क्रेब्स साइकिल एंड द ETS। क्रेब्स साइकिल इजी है, ETS डिफिकल्ट है। क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल पढ़ने के लिए आई टोल्ड यू दैट व्हाटएवर थिंग्स अभी सेकंड एंड थर्ड स्टेप करने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर देयर। माइटोकॉन्ड्रिया को कितना मेम्ब्रेन है, 2 रहता है, यस। देखो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, नो, मैथ स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं नो, 2 है ना, तुम 2 ही बोला ना, यस, वेरी गुड। हाँ, तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन तो रहता ही है, ऐसे 3 ही सेल ऑर्गेनल है जिसके पास 2 मेम्ब्रेन रहता है, विच आर द 3 सेल ऑर्गेनल्स, कंपेयर करके पढ़ो ना, तो भूल नहीं जाएंगे ना। न्यूक्लियस को 2 मेम्ब्रेन रहता है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट को भी 2 मेम्ब्रेन रहता है, बाकी सबको सिंगल मेम्ब्रेन है, एंड देयर इज 1 सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, 1 ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, राइबोसोम। ये भी नीट में पूछता है, यू हैव टू डेवलप योर जनरल नॉलेज इन बिटवीन द चैप्टर, ऐसे ना रिवाइज करके पढ़ो, जब भी एक चैप्टर कुछ पढ़ रहा है बैकग्राउंड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना अपना DNA अंदर, राइबोसोम सब कुछ रहता है, एंड यू नो द राइबोसोम इज 70S हियर, नॉर्मली हमारे अंदर 80S राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम है, एंड DNA इज नॉट लीनियर, वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, वो सब चीजें बेसिक नॉलेज में होना चाहिए। एनीवे वो सब इधर नहीं चाहिए, आई ओनली नीड द वर्ड मैट्रिक्स हियर। मैट्रिक्स क्या पता है ना, अंदर की वो फ्लूइड मैट्रिक्स, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स रहता है, वहां पे चलता है क्या, मैट्रिक्स में चलता है क्या, हाँ, क्रेब्स साइकिल। इसको एरोबिक मानना पड़ेगा, एक्चुअली इट्स द सेकंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट इज प्योरली एरोबिक। इसको एयर चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन चाहिए, अदरवाइज तो कैसे मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन, समझे ना, नो वर्ड्स, वर्ड्स विदाउट वर्ड्स, यू अंडरस्टूड ना कैसे गया ऑक्सीजन। ओके, सांस लेते टाइम में हम जो ऑक्सीजन लंग्स में जाके, ब्लड में जाके, सेल में जाके माइटोकॉन्ड्रिया तक जा रहा है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन आया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अभी देखो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या था, पायरुवेट। तो क्रेब्स साइकिल इज लाइक ए साइकिल, साइकिल में घुसने के लिए पायरुवेट को मना किया, वेरी बैड, राइट। तो देखो पायरुवेट का हालत देखो, पायरुवेट इज नॉट एबल टू डिनाइड परमिशन, ही कैन एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल, लेकिन पायरुवेट को थोड़ा सज धज के, अपना डिस्गवाइज होके, मतलब कपड़ा सब बदल के, एकदम नया रंग रूप बदल के जा सकते हैं साइकिल में। सो पायरुवेट इज नाउ टेकिंग अ न्यू वर्जन ऑफ पायरुवेट दैट इज कॉल्ड acetyl CoA, acetyl coenzyme A। तो पायरुवेट 3 कार्बन कॉम्पाउंड है, acetyl coenzyme में 2 कार्बन कॉम्पाउंड है।
तो यहाँ पे भी तुम लोगों को समझा एक कार्बन रिलीज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज एक्चुअली डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है CO2 के फॉर्म में, वो गया एंड बाकी दो बचा हुआ कार्बन से हम असेटाइल कोए बनाया. इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है? इट्स ए कॉम्प्लेक्स एक्चुअली. ये कॉम्प्लेक्स का नाम पूछता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, PDC नाम है इसका, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. इट्स एक्चुअली नॉट वन एंजाइम, ये 4 एंजाइम का एक ग्रुप है. PDC से कॉम्प्लेक्स 4 एंजाइम काम करते हैं वहां पे. तो PDC की मदद से पायरुवेट बिकम acetyl CoA. अभी हैप्पी हो गया पायरुवेट, इट कैन नाउ एंटर इनटू द साइकिल. एंड यहाँ पे ये रूप बदलते टाइम में है ना, वन मोर एडेड बेनिफिट है. यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. ऑलरेडी वी हैव 10 ATP प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस, जिसका 2 यूज किया, मतलब नेट 8 ATP रखा है हमारा ग्लाइकोलिसिस में. अभी उसके साथ ऐड हो रहा है एक पायरुवेट कोए में असेटाइल कोए में बनाया, तो वी विल गेट 1 NADH2. से 2 पायरुवेट है ना हमारे हाथ में, तो दोनों किया तो 2 NADH2 बनता है. सो दिस लिंग, इसको लिंग रिएक्शन बोलता है, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलता है. व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? 3 को 2 में कन्वर्ट किया ना, इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. व्हाई इट इज लिंग रिएक्शन? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप के बीच का रिएक्शन है ना, मतलब क्रेब्स साइकिल में घुसने के पहले लिंग करते हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंग करते हैं. सो हियर बैलेंस शीट देखा तो 2 NADH2 प्रोड्यूस्ड, 2 NADH2 बनाया, मतलब कितना ATP है? यहाँ पे 6 ATP बनाया है. मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसे एक जगह पे ऐसे सॉर्ट आउट करके रखो, ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू 8 ATP. लिंग रिएक्शन, नेट ATP पूछ रहा हूं मैं, लिंग रिएक्शन इज इक्वल टू 6 ATP. तो 8 6 दोनों दिमाग में है अभी. ओके, अभी कितना बनाना है? 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. 38 तक बनाना चाहिए. अभी 14 ही है ना, 14 से 38 तक कैसे जाएगा? वी हैव द थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो पढ़ने के पहले क्रेब्स साइकिल पहले पढ़ के जाओ. क्रेब्स साइकिल, दिस इज द क्रेब्स साइकिल. ओके, साइकिल में कैसे एंटर करते हैं? एंट्री पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा. यहाँ पे असेटाइल कोए एंटर्ड फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द एंट्री पॉइंट. ओके, तो असेटाइल कोए एंटर किया, सो दैट वी कैन कन्वर्ट OAA टू सिट्रेट, ऑक्सालो एसिटेट. ऑक्सालो एसिटिक एसिड, बोलो मेरे साथ, OAA टू सिट्रेट. किसने किया? असेटाइल कोए किया. एंड नो नीड टू स्टडी द एंजाइम, एक्चुअली एंजाइम्स भी है इसके बीच में. 10 स्टेप है ये भी, उसमें भी एंजाइम्स रहता है. सिट्रेट सिंथेसिस द एंजाइम, एंजाइम चाहिए अगर क्वेश्चंस में आ रहा है तो हम देखेंगे एंजाइम्स. ओके, सिट्रेट सिंथेसिस द एंजाइम हियर. Citrate to isocitrate, aconitase is the enzyme here. Isocitrate to alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate dehydrogenase. I'm not saying the enzyme, you just say the step. Oxaloacetate to citrate, जोर से बोलो. Oxaloacetate to citrate, आवाज नहीं आ रहा है. Citrate to isocitrate, और जोर से. Isocitrate to alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate to succinate CoA, succinyl CoA to succinate, जोर से. Succinate to fumarate, fumarate to malate, malate to oxaloacetate. ये तो ग्लाइकोलिसिस से भी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है. फिर से हम एक साथ बोलेंगे. रेडी, 1 2 3 स्टार्ट. एक साथ है. ऑक्सालोएसिटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मालेट, ऑक्सालोएसिटेट. एक लास्ट वाला तो एकदम राइम में जा रहा है. सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मालेट, ऑक्सालोएसिटेट. सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट. हो गया ना साइकिल? यस, यू कैन इजीली रिकलेक्ट दिस. अभी मेन चीज, हमको एनर्जी चाहिए. यहाँ पे किधर किधर एनर्जी बन रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर्स लिखो सो दैट यू कैन रिमेंबर इजीली. स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने पहले 10 स्टेप बोला ना, एक्चुअली इसमें ना 12th स्टैंडर्ड की लेवल में 2 स्टेप कट किया है एक्चुअली यहाँ पे. एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस इसके बीच में हो रहा है, तो इसलिए मैं पहले बोला 10 स्टेप. अभी 8 स्टेप क्यों है कि 12th स्टैंडर्ड की बच्चों को बस 8 स्टेप ही पढ़ना है. ओके, देखते हैं. सो कौन सा स्टेप में
यहाँ पे तो एटीपी बनाया ही नहीं. आर यू एबल टू सी द वर्ड एटीपी इन द साइकिल? कभी भी नहीं ना. बट एटीपी का ट्विन ब्रदर बनाया है या ट्विन सिस्टर बनाया है, वो है जीटीपी, है ना. रहता है ना, अरुण वरुण, मोटू छोटू, ढोलू बोलू, इसी तरह एटीपी जीटीपी. जीटीपी कौन सा स्टेप में बनाया? कौन सा? फिफ्थ स्टेप में बनाया, है ना. फिफ्थ से कितना बनाया? बट दो होगा ना, बिकॉज आई टोल्ड यू वन पायरुवेट से वन असेटाइल कोए. हमारे पास दो पायरुवेट है तो दो असेटाइल कोए है, दो बार साइकिल चला सकते हैं हमें एक ग्लूकोज से आया हुआ पायरुवेट से. तो टोटल अमाउंट तो वन ग्लूकोज से रेफरेंस से बोल रहा है ना, सो वी हैव टू से टू असेटाइल कोए रहेगा. तो हर चीज दो बार बन रहा है. तो टू जीटीपी. टू जीटीपी मतलब इट इज इक्वल टू टू एटीपी. ट्विन ब्रदर है ना, तो इक्वल इक्वल करेंसी है. ओके, इक्वल इक्वल वैल्यू है, तो विच इज इक्वल टू टू एटीपी. अभी NADH2 बनाया, कितना बनाया, कहाँ कहाँ बनाया? फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, एट. मैं कितना लिखूं? 6 लिखूं, क्योंकि तीन जगह पे बनाया ना, तीन जगह पे बनाया, तो हर एक में दो होता है ना. यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, टोटल 6. 6 NADH2. समझा ना मैं 6 क्यों लिखा है? तो टोटल कितना एटीपी हो गया? एक से तीन, मतलब वन NADH2 दिया तो तीन एटीपी मिलता है. ऐसे 6 NADH2 दिया तो 6 इंटू 3 18. 18 एटीपी बनता है. ओके ना मैम. और एक है ना FADH2. 2 FADH2 बनाया किधर? स्टेप नंबर 6 में. तो इसमें हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ बनता ही है. थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एट्थ में. खाली 1 7 8 में नहीं है कुछ, बाकी सब स्टेप में कुछ ना कुछ बन रहा है. तो सिक्स स्टेप में FADH2 बना. FADH2 का NADH2 से कम वैल्यू है, बट GTP से ज्यादा वैल्यू. विच मींस आई विल से एक FADH2 दिया तो दो एटीपी मिलता है, एक FADH2 दिया तो दो एटीपी मिलता है, तो दो FADH2 दिया तो चार एटीपी मिलता है. चार एटीपी, चार जीपीटी. चार एटीपी बनता है. तो 4 ATP प्लस 18 ATP प्लस 2 ATP. टोटल एटीपी कितना रहेगा? 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24 एटीपी. अभी दिमाग में ऑलरेडी लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी. भूल गया क्या? दो NADH2 से 6 एटीपी मिला ना, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30 हो गया. ग्लाइकोलिसिस का 8, 38 हो गया ना. तो 8 प्लस 6 प्लस 24, दिस इज द रूल. 8 प्लस 6 प्लस 24. तो वैसे 38 एटीपी बनाया. अभी देखो, फिर ये क्यों नहीं, ये क्यों? द थर्ड टॉपिक फिर क्यों पढ़ रहे हैं? 38 एटीपी बनाया तो इट्स लाइक अ बैंक. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे बैंक. मैं बोला ना अभी, एक NADH2 से कितना एटीपी मिलेगा अनन्या? एक FADH2 से कितना एटीपी मिलेगा फाल्गुनी? हाँ, ये दोनों कैसे हमें कन्वर्ट करता है? if we have dollars with us, what we'll do, we can exchange, go to bank and exchange, money exchange centers में जा सकते हैं. इसी तरह एक मनी एक्सचेंजिंग बैंक है यहाँ पे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बैठा हुआ चार, पांच, 1 2 3 4 5, पांच कॉम्प्लेक्सेस थे. पांच कॉम्प्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है वो. ठीक है. तो देखिए उसको मैंने, तो एक समरी देखिए एक बार. ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, कितना एटीपी बनाया? 8. पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करके TCA, हाँ, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. वाई वो पूछ सकते हैं ना, बिकॉज सिट्रेट, एसोसिट्रेट, ये सब कुछ 3 कार्बन कॉम्पाउंड्स है. 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड सी चल रहा है इस पे, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? क्या हो गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. तो 8 प्लस लिंग रिएक्शन की 6 प्लस इसका 24, टोटल 38 एटीपी मिला. बट मैं बोला ना, इसमें जो 24 बनाया, इसमें जो 6 बनाया, इसमें दो एटीपी नहीं, प्योरली दे आर नॉट एटीपी, है ना. इसमें 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 दो क्या, दो NADH2 बनाया. दो NADH2 इक्वल टू 6, राइट.
इसमें 6 ATP comes from दो NADH2, इसमें 6 ATP come from दो NADH2, इसमें 24 ATP comes from 3 NADH2, 1 GTP and 1 FADH2 multiplied by 2। तो देखो अलग अलग कंपाउंड से आ रहा है एटीपी। NADH2 से भी एटीपी बना सकते हैं, FADH2 से भी एटीपी बना सकते हैं। दिस कन्वर्शन इज हैपेंड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझा? मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल बस वो दोनों हुआ तो इतना एटीपी बन नहीं पाएगा। हमारे साथ जो NADH2 और FADH2 बनाया है उसको ETS से घुसना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी फॉर्मिंग ATPs। तो उसके लिए ये फिगर तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम लोगों को थोड़ा सिंपल फिगर दिखाता हूँ। सिंपल लग रहा है। ओके, कहाँ पे है ये चीज? ये माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा, ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे हुआ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है ना, ये क्रेब्स साइकिल का जगह है। क्रेब्स, यहाँ पे लिखूं मैं, के लिखा, क्रेब्स साइकिल हो गया है। फिर क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट सब किधर जाना है? इसके अंदर घुसना पड़ेगा। सी, देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस हियर, विच आर दे? नाम पढ़ना पड़ेगा ना, नाम पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की नाम है, नाम, आई थिंक नेम इज नॉट रिटन हियर, वेट। ठीक है, जस्ट स्टडी द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग भी नोट डाउन करना, वो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखता हूँ मैं। जैसे एक रफ डायग्राम बनाओ, अच्छा रहेगा ETS का, बिकॉज बाकी दोनों तुम लोगों को समझते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल डायग्राम मिला तो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए उसका नाम लिखो, नाम पढ़ना ही है। NCERT में जो नाम दिया है वही लिख रहा हूँ, बट it has other names also. Cytochrome BC1 and this is cytochrome C oxidase.
ओके, नाम एक बार मेरे साथ बोल पढ़ो। देयर आई नो देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्ट टर्म्स इन दिस चैप्टर, इससे खत्म हो रहा है, इससे आगे कुछ नहीं है, बस ये फॉर द लास्ट chance we can study the names of the five complexes. Complex number 1, NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome C oxidase, ATP synthase। और ये ATP synthase का दूसरा नाम है F1F0 पार्टिकल। क्या नाम है? F1F0 पार्टिकल, वो भी लिख के रखो। ओके, चार का नाम लिखा, नोट डाउन किया। अभी इसके बीच में कोएंजाइम्स रहता है, एंजाइम्स के बीच में क्या रहता है? कोएंजाइम रहता है। यहां पे बिटवीन 1 and 3 and 2 and 3, क्या बोला मैंने? 1 और 3 के बीच में या 2 और 3 के बीच में जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज यूबिक्विनोल, यूक्यू, यूबिक्विनोल। 3 and 4 के बीच में साइटोक्रोम सी, साइट सी। सो 2 कोएंजाइम भी है बीच बीच में, 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं है। ओके, वेरी क्लियर अबाउट दिस। कोएंजाइम समझा? यूबिक्विनोल बिटवीन 1 and 3 और 2 and 3, एंड साइटोक्रोम सी बिटवीन 3 and 4। यहां तक क्लियर है? यस। अभी देखो, NADH2 आ रहा है, एक NADH2 से कितना ATP मिलेगा? 3 ATP मिलेगा। तो NADH2 पहले एक्चुअली मैट्रिक्स में बनाया है ना, मतलब अंदर बनाया। सो NADH2 NADH डिहाइड्रोजिनेस में जाना पड़ेगा, NADH2। सो NADH2 कौन सा बैंक में देना है? बैंक नंबर 1, काउंटर नंबर 1। तो यहाँ पे जो मैनेजर बैठे हैं, मतलब जो ऑफिसर बैठे हैं, दैट विल गिव इट टू यूबिक्विनोल। Ubiquinol will give it to third counter. It will give it to cytochrome C. It will give to fourth counter. Then it will give to ATP. मतलब इसमें एक काउंटर इन्वॉल्व्ड नहीं है, सेकंड काउंटर। सेकंड काउंटर इज नॉट फॉर द ट्रांसैक्शन ऑफ NADH2। वो डॉलर को ट्रांसैक्शन नहीं करते, वो कुछ पाउंड को ट्रांसैक्शन करने के लिए रखा है। हमारे पाउंड कौन है? FADH2। तो FADH2 लेके आ रहा है कस्टमर, तो कौन सा काउंटर में देना पड़ेगा? सक्सिनेट डिहाइड्रो। एंड डू यू रिमेंबर दिस? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को याद है? शायद याद नहीं रहेगा, मैं दिखाता हूं, ये पूछता है एग्जाम में। ये देखा, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट के बीच में जो एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। प्लीज ये पढ़ना है, प्लीज देखो। व्हाई? बिकॉज बाकी एंजाइम्स पूछता नहीं, बट ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस पूछता है। स्टेप नंबर 6 है ना, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये बोलो, ये किधर होता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स की बात है। ETS किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। मैट्रिक्स में होने के लिए इनर मेम्ब्रेन का एक एंजाइम का जरूरत है। विच एंजाइम इज दैट? मैट्रिक्स, हाँ ये सक्सिनेट। बाकी सब मैट्रिक्स में ही अवेलेबल है। माइटोकॉन्ड्रिया इमेजिन करो, यू आर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, 2 वॉल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ओके उसके अंदर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में भी उपलब्ध है 8 एंजाइम्स में 7 एंजाइम्स, बट 1
is available in the inner membrane. वो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस. ये पूछता है which is the only enzyme that is present in the inner membrane in the case of Krebs cycle. Okay. तो इसका दो फंक्शन है. कौन कौन सा करते हैं वो? It will help in Krebs cycle for the conversion of fumarate to succinate to fumarate, and it also help in the conversion of FADH2. Very good. अच्छे से पढ़ रहा है. देखो. Anyway, second बंदा आ गया. Okay. वो यूबिक्विनोल को देता है. यूबिक्विनोल इज लाइक फर्स्ट काउंटर से भी लेते हैं, सेकंड काउंटर से भी लेते हैं. यूबिक्विनोल से फिर थर्ड काउंटर में जाना पड़ेगा, फिर साइटोक्रोम सी को देना पड़ेगा, फिर फोर्थ काउंटर को देना पड़ेगा, फिर फिफ्थ काउंटर को देना पड़ेगा. तब एंट्री पॉइंट अलग है, बट उसके बाद तो सब सेम पाथवे में ही जा रहे हैं. So I understood which are the two different counters, two different enzymes receiving NADH2 and FADH2. NADH dehydrogenase नाम भी वैसा है ना, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस. अभी देखिए, हर बार ये ट्रांसैक्शन करते टाइम में, H प्लस जाता है मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या जाते हैं? H प्लस जाता ही रहता है. फ्रॉम 1 to 3 ट्रांसैक्शन में, 1 to 3 ट्रांसैक्शन के बीच में कौन है? 2 कोक्यू, कोएंजाइम क्यू, यूबिक्विनोल या कोक्यू भी बोल सकते हो उसको, कोक्यू. सो फर्स्ट एंजाइम हर बार एक NADH2 को इसको देते टाइम में 4H प्लस ऊपर जाते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. यू नो व्हाट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस? माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ये है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये रहेगा. इंटर माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, वो स्पेस है ना बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, वहां पे है. वो H प्लस पूरा अंदर से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहा है. कितना गया? फर्स्ट स्टेप में 4 गया. 3 to 4th ट्रांसैक्शन में भी क्या करते हैं? 4 ऊपर जाते हैं, 4H प्लस. ओके, ये काउंट मत करो, वो काउंट किया तो अलग होगा. आई एम टेलिंग 1 NADH2 की ट्रांसैक्शन के टाइम में 4H प्लस का कम्युनिकेशन हो रहा है. यहाँ पे 2 जाते हैं. एनीवे वो नंबर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, ये समझा ना, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस H प्लस इज पंपिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा ना फोटोसिंथेसिस में. हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP. तो हाइड्रोजन ऐसे ट्रांसपोर्ट किया 1 3 4th कॉम्प्लेक्स से, वो चली गई ऊपर. FADH2 आया तो भी सेम होता है ना, 2 3 4th कॉम्प्लेक्स में वही चलता है, 4 4 2. एनीवे हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो गया. अभी हाइड्रोजन किधर ज्यादा है? पहले तो मैट्रिक्स में ज्यादा था, अभी तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ गया. अब ये हाइड्रोजन पूरा नीचे जाना पड़ेगा. नीचे मतलब मैट्रिक्स में वापस आना पड़ेगा, जहां से गया वहां पे वापस आना पड़ेगा. ये हाइड्रोजन पूरा वापस आने के लिए यहाँ पे एक पंप रहता है जिसका F1 F0 पार्टिकल बोलता है. उसमें एक फिक्स्ड पार्ट भी रहता है, एक रोटर भी रहता है, मतलब ये घूमता ही है. तो इसके अंदर से आना पड़ेगा ऑल द H प्लस ऐसे नीचे आ रहा है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स. ये नीचे आते टाइम में क्या होता है? ATP प्रोडक्शन इधर होता है. कैसे होता है? ADP will combine with the inorganic phosphate to form ATP in the presence of this H plus ion. से ग्रेडियंट चाहिए, H प्रोटॉन पंप होना चाहिए, समझा? एंड ये यहाँ पे ना 2 हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 ही है. क्यों? बाकी 2 किधर गया? पानी बनाने के लिए गया यहाँ पे. ओके, H2. तो वाटर भी रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट है वाटर, वो पता है ना, छोड़ते हो सांस में H2O है, H2O वेपर्स आर देयर. और H2O कैसे बना समझा ना, 4th कॉम्प्लेक्स से आ रहा है वो प्रोडक्ट. सो फ्रॉम दिस यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट में 38 ATP कैसे बनता है, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स, किधर कौन सा स्टेप में क्या हो रहा है. तो विद इन दिस 1.5 hour सेशन वी हैव स्टडीड द एंटायर चैप्टर वेरी वेल. अभी नेक्स्ट सेशन में व्हाट वी विल डू, विल गो विद द क्वेश्चन आंसर्स. जस्ट स्टार्टिंग के लिए अच्छा चीजें हम शुरुआत करके रखना चाहिए. तो एक स्टार्टिंग हम करेंगे, उसके पहले ठीक है, क्वेश्चन तो कल डिस्कस करते हैं. लास्ट टॉपिक यही है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन आता है, ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर
रेस्पिरेशन ऊपर जो लिखा है. टेल मी हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड. 6 CO2 upon how much oxygen used. 6 O2 used. What is the value? CO2 to O2 ratio को बोलता है respiratory quotient. समझा? Volume of CO2 released upon volume of O2 used. याद रखना, बच्चों को गलत होता है, O2 पहले लिखते हैं ऊपर, CO2 upon O2 है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना हमेशा, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कहीं पे बोलता ही नहीं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, चाहे वो नर्म्स इक्वेशन भी हो. तो CO2 upon O2 है, so that is 1. And imagine that if it is fat, ट्राइपाल्मिटिन is a fat, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 145 O2 चाहिए एंड रिलीज करता है 102 O2 CO2. मतलब इसमें प्रोडक्ट का मोल कम है 102, रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो आंसर 1 से नीचे होगा ना हमेशा, तो इसका वैल्यू 0.7 आया. सो 0.7 इज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर फैट ऑक्सीडेशन. तो इसलिए फैट हमारा सेकंड चॉइस हो गया. फर्स्ट चॉइस तो यही है. एंड प्रोटीन को इससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिलता है. ये देखो एल्बुमिन जैसा प्रोटीन है, प्रोटीन को 0.8 0.9 भी हो सकता है. यहाँ पे देखो 3 CO2 63 CO2 रिलीज किया, 77 O2 यूज किया, आंसर तो 0.8 आ रहा है. एंड इन सम केसेस आल्सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन की ऑक्सीडेशन में 0.9 भी आ सकते हैं. बस इतना याद रखो, 1 ग्लूकोज, 0.7 फैट, 0.8 या 0.9 प्रोटीन. ओके. एंड इसके बीच में और एक था ना ये दिस इज द एम्फीबोलिक पाथवे. एम्फीबोलिक पाथवे मतलब कैसे याद रखो, CST जाने के लिए पनवेल से भी जा सकते, ठाणे से भी जा सकते. ओके. इसी तरह इफ यू वांट टू कम टू असेटाइल कोएंजाइम A, हमने क्या पढ़ा, पायरुवेट, ये पूरा क्या है, ग्लाइकोलिसिस. दिस इज ग्लाइकोलिसिस, राइट. ग्लाइकोलिसिस करके पायरुवेट को लिंग रिएक्शन करके असेटाइल कोएंजाइम में लेके आ सकते, क्रेब्स साइकिल में जा सकते. ये कार्बोहाइड्रेट का बात है. हमको ठाणे से भी CST जा सकते हैं ना. ओके. तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल को भी क्या कर सकते हैं, असेटाइल कोएंजाइम में आ सकते हैं. DHAP इज द इंटरकनेक्टिंग, वहां से फिर पायरुवेट, पायरुवेट से DHAP. इसी तरह कल्याण से भी CST जा सकते हैं. इसी तरह प्रोटीन टू जा सकते हैं ना. अच्छा ठीक है, प्रोटीन टू अमीनो एसिड वो भी पायरुविक एसिड बन के बाद में असेटाइल कोएंजाइम में बना सकते हैं. मतलब एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू मेक असेटाइल कोएंजाइम में. हमेशा तो ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो वी शुड हैव ए बैकअप प्लान. प्लान ए वर्कआउट नहीं हो तो प्लान बी, वर्कआउट नहीं हो तो प्लान सी वर्कआउट नहीं हो तो खत्म. ठीक है. तो लास्ट चॉइस है प्रोटीन हमेशा रेस्पिरेशन में. दिस इज द फर्स्ट चॉइस, दिस इज द सेकंड चॉइस एंड दिस इज द थर्ड चॉइस. इसके बाद ओम शांति. ओके. तो वैसे हमारा चैप्टर एंड हो रहा है. होप यू लाइक्ड दिस क्लास. अच्छे से पूरा रिवाइज हो गया है. तो ये यूट्यूब में भी रहेगा, जब भी डाउट है तो यू हैव टू कम बैक एंड रीलर्न इट, बिकॉज ये आगे कोई भी बायो रिलेटेड सब्जेक्ट तुम पढ़ रहा है, ये चैप्टर तो आने वाला ही है. MBBS, मेडिसिन, नॉर्मल ग्रेजुएशन, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट तुम आगे ले रहा है उसमें सब ये एक बहुत बड़ा सेमेस्टर पूरा बढ़ना पड़ेगा. ये एक पेपर है. ठीक है. बाय.